कभी कभी वो गर्दन मोड़कर दाएं बाएं भी नजरें दौड़ा लेता था, लेकिन उसकी ज्यादातर तवज्जो सामने की तरफ ही थी। इमरान दबे कदमों से आगे बढ़ता चला गया और फिर अचानक उसने किसी भूखे चीते की तरह उस पर झपटा मारा और दूसरे लम्हे वो आदमी उसके बाजुओं में पड़कता हुआ पीछे हटने लगा। इमरान ने एक हाथ उसके मुंह पर और दूसरा हाथ उसके सीने के गिर्द रखकर उसे इस अंदाज में जकड़ लिया था कि बावजूद तड़पने के वो अपने आप को छुड़वा ना पा रहा था। एक बाजू के गिर्द इमरान का बाजू था, जबकि उसके दूसरे बाजू को इमरान ने सीने पर से घूमते हुए बाजू में जकड़ रखा था और इमरान तेजी से पीछे हटता चला जा रहा था। खबरदार, अगर आवाज निकली तो एक लम्हे में गर्दन तोड़ दूंगा, इमरान ने कुर्राते हुए उसके कान में कहा और उसके साथ ही उसने उसके मुंह पर रखा हुआ हाथ हटाकर उसकी गर्दन के गिर्द डालकर हाथ को पूरी कुव्वत से दबा दिया। उस आदमी ने बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने पहले से ज्यादा सर्द लहजे में कहा। प्रकाश। प्रकाश। उस आदमी ने रुक रुक कर और घुटे घुटे लहजे में कहा। किस एजेंसी से तुम्हारा ताल्लुक है? इमरान ने दूसरा सवाल किया और साथ ही गर्दन के बाजू को हल्का सा झटका दिया। पावर एजेंसी। पावर एजेंसी से, प्रकाश ने पहले से ज्यादा घुटे घुटे लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसकी तलाशी लो, इमरान ने अपने साथियों से कहा तो सफदर तेजी से आगे बढ़ा और उसने उस आदमी की तलाशी लेना शुरू कर दी, जबकि मशीन गन पहले ही हमले के वक्त उसके हाथ से गिर चुकी थी और उसे कैप्टन शकील ने उठा लिया था। चंद लम्हों बाद सफदर उस आदमी की जेब से एक मशीन पिस्टल निकाल लेने में कामयाब हो गया। तुम यहाँ किसकी तलाश करते फिर रहे हो? इमरान ने पूछा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, उस आदमी ने रुक रुक कर कहा। तो इमरान ने यकलक दोनों बाजू हटा लिए और पीछे हटकर खड़ा हो गया। अलबत्ता सफदर के हाथ से उसने मशीन पिस्टल ले लिया था। प्रकाश ने बेख्तियार दोनों हाथों से अपनी गर्दन मसलना शुरू कर दी। तुम पाकिस्तानी एजेंट हो? प्रकाश ने चंद लम्हों बाद इमरान और उसके साथियों को देखते हुए पूछा। हाँ, इमरान ने जवाब दिया। तुम कहाँ छुपे हुए थे? हमने तो इस जंगल का एक एक चप्पा देख डाला है, प्रकाश ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसका अंदाज बता रहा था, क्या वो पूरी तरह संभल गया है? जब तुम लोगों ने खुद ही यहाँ छुपाया है तो फिर तुम हमें तलाश क्यों कर रहे थे? इमरान ने कहा। तो प्रकाश बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ नहीं, हम तो तुम्हें तलाश कर रहे थे। मुझे लालू ने बताया है कि तुम्हें वाशु ग्रुप ने सीक्रेट सर्विस के लिए हमसे छीना था और उन्होंने तुम्हें यहाँ छुपा दिया था, प्रकाश ने कहा। लालू कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो मादाम रेखा और मैडम काशी के साथ सीक्रेट सर्विस के चीफ शागिल से मिलने गया हुआ है, प्रकाश ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। पूरी तफसील बताओ प्रकाश, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना जिस तरह तुम्हारे दो साथियों की गर्दनें हमने तोड़ दी हैं, इस तरह तुम्हारी गर्दन भी एक लम्हे में टूट सकती है और फिर तुम्हारी नई नवेली दुल्हन कयामत तक तुम्हारा इंतजार ही करती रह जाएगी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो प्रकाश ने बेख्तियार झुरझुरी ली। ओ नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बता देता हूँ, प्रकाश ने कहा। और फिर उसने आशाम पहाड़ी पर होने वाले तमाम वाकयात से लेकर यहाँ तक आने के तमाम वाकयात सुना दिए। इस तरह सारी कहानी इमरान और उसके साथियों के सामने आ गई कि पावर एजेंसी और सीक्रेट सर्विस के दौरान क्रेडिट हासिल करने की रस्साकशी की वजह से वो इस हालत पर पहुंचे हैं। जो कुछ प्रकाश ने बताया था उससे इमरान ने यही अंदाजा लगाया था कि नापाल का कोई बागी ग्रुप वाशो है, जिससे शाकिल ने राब्ता किया कि वो पाकिस्तानी एजेंटों को अगवा करके काफिरिस्तान पहुंचा दे, जबकि रेखा ने कमांडर डेसी के पायलट से साजबाज की और फिर उस पायलट ने उन्हें किसी गैस की मदद से हेलीकॉप्टर के अंदर दौरान प्रवासी बेहोश कर दिया और उन्हें आशाम पहाड़ी के दामन में पहुंचा दिया। लेकिन इससे पहले कि रेखा और काशी और उनके आदमी उन्हें वहां से उठाकर ले जाते, वाशो ग्रुप के आदमियों ने उन्हें उठाकर छुपा दिया और फिर यहाँ असले के खुफिया स्टोर में डालकर स्टोर को बाहर से सील कर दिया। और कैप्टन विनोद शागिल का आदमी है और अब उस वाशो ग्रुप के आदमी ने शागिल ग्रुप के आदमी को ट्रांसमीटर पर उन लोगों को स्टोर में पहुंचा दिए जाने की इत्तला दी है और ये कॉल इमरान के साथियों ने भी सुनी थी। शागिल और रेखा अब कहाँ है? इमरान ने पूछा। हम 4 आदमी मादाम रेखा और मैडम काशी के साथ यहाँ आए थे। हमें कहा गया कि यहाँ जंगल में बेहोश पाकिस्तानी एजेंटों को छुपाया गया है, हम उन्हें तलाश करें। हम तीनों अफराद यहाँ तलाश करते रहे, जबकि लालू ने, जो हम तीनों का इंचार्ज है, बस्ती के एक आदमी को घेर कर उससे पूछगुछ की तो पता चला कि यहाँ बस्ती में सीक्रेट सर्विस के चीफ शाकिल 10 मुसल्ला अफराद के साथ एक आदमी कृष्णा के मकान में मौजूद हैं, जिस पर मादाम रेखा और मैडम काशी ने आपस में मशवरा किया और फिर वो लालू को साथ लेकर उस आदमी कृष्णा के मकान में चली गई। मुझे लालू ने यहाँ खड़े रहने और होशियार रहने का हुक्म दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि अगर मादाम रेखा की बात कामयाब ना हुई तो लाजमन दोनों एजेंसियां एक दूसरे से टकरा जाएंगी और सीक्रेट सर्विस के अरकान पाकिस्तानी एजेंटों को हासिल करने के लिए यहाँ जंगल में आएंगे और हमने उनका खात्मा करना है। उसने कहा था कि अगर ऐसी सूरत हुई तो वो हाथ हिलाकर दूर से मखसूस इशारा कर देगा। मैं उसे देख रहा था, प्रकाश ने तफसील से बात करते हुए कहा।
आओ मेरे साथ और दिखाओ मुझे कहाँ है वो मकान और कहाँ है वो लालू। इमरान ने आगे बढ़कर प्रकाश को बाजू से पकड़कर उस तरफ ले जाते हुए कहा जहां वो दरख्त की ओट में छुपा हुआ था। इमरान के साथी भी उसके पीछे थे। वो देखो, वो नीम पुख्ता ऊंचा और सुर्ख ईंटों का बना हुआ मकान कृष्णा का है और सीक्रेट सर्विस का शाकिल, मादाम रेखा और मैडम काशी उस मकान में मौजूद है। दरख्त के करीब पहुंचकर प्रकाश ने इशारे से घने दरख्तों के नीचे झोपड़ियों और कच्चे पक्के मकानों से बनी हुई बस्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा और जिस मकान की तरफ उसने इशारा किया था वो उन सबसे ऊंचा था और नई तरह से पुख्ता ईंटों का बना हुआ था। और सहपहर की वजह से क्योंकि अभी काफी रोशनी थी इसलिए उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वो सुबह कमांडर डेसी से रुखसत हुए थे और अब उन्हें यहाँ पहुंचते पहुंचते सहपहर हो चुकी थी। लालू कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो झाबरी के दरख्त के ऊपर मौजूद है, वो सामने, प्रकाश ने कहा और चंद लम्हों बाद इमरान ने दरख्त की शाखों में छुपे हुए एक आदमी को चेक कर लिया। सफदर, इसे हाफ ऑफ कर दो लेकिन आवाज ना निकले। इमरान ने मुड़कर सफदर से कहा तो सफदर बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और फिर प्रकाश के हलक से घुटी घुटी चीख निकल गई और उसका जिस्म ढीला पड़ता चला गया। इसे खत्म कर दो वरना यह हमारे हुक्म में रहकर हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, तनवीर ने कहा। ये खाली हाथ हमारा क्या बिगाड़ लेगा? वैसे भी ये सरकारी आदमी है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा तो तनवीर ने बेख्तियार होंठ बीच लिए। अब क्या करना है? जूलिया ने कहा। तुम बताओ क्या करें? हमारे पास 3 मशीन गनें और 1 मशीन पिस्टल है, जबकि शागिल के साथ कैप्टन विनोद भी है और 10 मुसल्ला अफराद भी। उधर रेखा और काशी और उसके साथ ये आदमी लालू भी मौजूद है और फिर इस बस्ती के लोग भी। जाहिर है हमारे खैरख्वाह नहीं हो सकते, इमरान ने कहा। तुम इस इंतजार में यहाँ खड़े हो कि ये लोग आपस में सुलह करके और फिर इकट्ठा होकर यहाँ आए और हम उनका मुकाबला न कर सके। ये लोग उस मकान में हैं और हम आसानी से इस मकान पर फायर खोल सकते हैं। फिर जैसे ही ये लोग बाहर निकलेंगे उनका खात्मा किया जा सकता है, जूलिया ने तेज लहजे में कहा। मिस जूलिया ठीक कह रही हैं, अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम यहाँ ठहरे रहो, मैं और जूलिया जाकर ये काम कर आते हैं, तनवीर ने फौरन ही जूलिया की तायद करते हुए कहा। इमरान साहब जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त है, मुकाबले में हम फंस जाएंगे और हो सकता है कि शागिल और रेखा मदद के लिए किसी करीबी छावनी बॉर्डर से मजीद मुसल्ला अफराद बुला ले। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें उनके किसी हेलीकॉप्टर पर कब्जा करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम इस वक्त सरहद पर है, इसलिए जब तक ये संभलेंगे हम सरहद क्रॉस करके नेपाल पहुंच भी चुके होंगे, सफदर ने कहा। पहले भी तो हम नेपाल पहुंच गए थे, फिर क्या हुआ? जब तक उन दोनों शैतानों का खात्मा नहीं हो जाता हमारा इस तरह भागने का कोई फायदा नहीं है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ ओ, वो लालू दरख्त से नीचे उतर रहा है। ओ, इसका मतलब है कि दोनों ग्रुपों में सुलह हो गई है, वरना वो वहीं बैठकर इशारा करता और मुखालिफ ग्रुप पर हमला करता। इसी मकसद के लिए वो दरख्त पर मौजूद था, इमरान ने कहा। क्योंकि उस मकान का दरवाजा नजर न आ रहा था इसलिए इमरान ने ये सब कुछ उस लालू के दरख्त से नीचे उतरने के अमल को देखकर अंदाजा लगाया था। अब ये लोग मिलकर यहाँ आएंगे, हमें फौरन यहाँ से साइड में हो जाना चाहिए, इमरान ने कहा। क्यों ना हम सरहद की तरफ चल पड़े? जब तक ये लोग हमें तलाश करेंगे हो सकता है कि हम सरहद क्रॉस कर जाए, सालिया ने कहा। नहीं, उनके पास हेलीकॉप्टर है, मिसाइल गने और मशीन गने हैं, इस तरह हम मारे जा सकते हैं। अलबत्ता हम बिखर कर दरख्तों के पीछे हो जाते हैं और अचानक उन पर हमला करके उनका खात्मा आसानी से किया जा सकता है, इमरान ने कहा। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमें साइड में होकर ऊंची झाड़ियों की ओट ले लेना चाहिए, फिर जैसे हालात हो वैसे ही किया जाए, सफदर ने कहा। और फिर इमरान के अज़बात में सर हिलाने पर वो सब मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में साइडों में होकर ऊंची झाड़ियों की ओट में हो गए। इमरान के साथ जूलिया थी, जबकि सफदर, तनवीर, सालिया और कैप्टन शकील अलग-अलग ग्रुपों की सूरत में झाड़ियों के उकब में थे। इमरान के हाथ में मशीन पिस्टल था, जबकि जूलिया खाली हाथ थी। मशीन गने सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील के पास थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने 8 आदमियों को तेजी से जंगल की तरफ बढ़ते हुए देखा। उनके हाथों में मशीन गनें थी, लेकिन वो मोहतात और चौकन्ना नहीं थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो इत्मीनान से आगे बढ़ रहे हों और उन्हें किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। सबसे आगे वो आदमी लालू था, जबकि शागिल, रेखा और काशी में से कोई भी उनके साथ न था और इमरान समझ गया कि सुलह के बाद अब वो उन्हें सिर्फ उस खुफिया स्टोर से बेहोशी के आलम में उठाकर ले जाने के लिए आ रहे हैं। सुनो, मैं, जूलिया और कैप्टन शकील तीनों उन लोगों के लिए यहाँ से आगे बढ़ जाने के बाद उस मकान की तरफ जाएंगे और उसके सामने झाड़ियों की ओट में रहेंगे, जबकि सालेहा, तनवीर और सफदर तीनों यहाँ रहेंगे। ये जब हमें वहाँ स्टोर में ना पाएंगे तो लाजमन उस मकान में वापस आएंगे। उस वक्त उन पर फायर खोल देना। फायरिंग की आवाजें सुनकर लामहला शाकिल, रेखा और काशी बाहर आएंगे तो हम उन्हें कवर कर लेंगे, इमरान ने कदरे ऊंची आवाज में हिदायत देते हुए कहा। ठीक है इमरान साहब, आपकी तजवीज दुरुस्त है, इस तरह उनका खात्मा किया जा सकता है और उन्हें कवर भी किया जा सकता है। कुछ फासले से सफदर की आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई। आने वाले कुछ देर बाद काफी नजदीक आ गए, क्योंकि उनके आने का रुख ऐसा था
कि वो ना उन दोनों लाशों को देख सकते थे और ना ही प्रकाश को, जो बेहोश पड़ा हुआ था। इसलिए इमरान मुतमईन था कि ये स्टोर तक पहुंचने से पहले कहीं नहीं रुकेंगे और इस तरह वो आसानी से उस मकान के सामने पहुंच जाएंगे। और फिर वही हुआ। ये 8 के 8 अफराद और वो लालू उनके करीब से गुजरकर आगे बढ़ते चले गए। जब वो कुछ आगे चले गए तो इमरान ने जूलिया को इशारा किया और फिर वो झुके झुके अंदाज में झाड़ियों की ओट लेते हुए उस मकान की तरफ बढ़ते चले गए। उन्होंने सामने कुछ फासले पर कैप्टन शकील को भी उस अंदाज में आगे बढ़ते देख लिया था और फिर थोड़ी देर बाद ही वो उस मकान के दरवाजे से कुछ फासले पर मौजूद झाड़ियों की ओट में होकर बैठ गए। अब कैप्टन शकील भी उनके साथ शामिल हो गया था। मकान का दरवाजा बंद था और बाहर भी कोई आदमी मौजूद न था और साइडों पर भी कोई आदमी नजर न आ रहा था। इनके हेलीकॉप्टर न जाने कहाँ है, इमरान ने कहा। वो जंगल से बाहर मौजूद होंगे, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने अज़बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद जंगल के अंदर से अचानक मशीन गनों की फायरिंग की तेज आवाजें सुनाई देने लगी। तनवीर ने अपना काम शुरू कर दिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया ने अज़बात में सर हिला दिया। फायरिंग अभी तक जारी थी। उसी लम्हे उस बड़े मकान का दरवाजा खुला और 2 मुसल्लह आदमी तेजी से बाहर निकले और दौड़ते हुए जंगल की तरफ बढ़ गए। उनके साथ एक नौजवान भी था जो खाली हाथ था। ये यकीनन कैप्टन विनोद होगा, इमरान ने कहा। तो जूलिया और कैप्टन शकील ने अज़बात में सर हिला दिए। कैप्टन शकील, तुम यही रुकोगे। ये लोग अव्वल तो तनवीर और सफदर के हाथों मारे जाएंगे, लेकिन अगर वापस आए तो तुमने इनका खात्मा कर देना है। मैं और जूलिया अंदर जा रहे हैं, आओ जूलिया, इमरान ने कहा। तो कैप्टन शकील के सर हिलाने पर इमरान उठा और तेजी से मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जूलिया उसके पीछे थी। दरवाजा खुला हुआ था। इमरान दरवाजे के करीब पहुंचकर यकलक साइड में हो गया और उसके इस तरह साइड पर होते ही जूलिया भी बिजली की सी तेजी से साइड पर हुई। उसी लम्हे खुले दरवाजे से रेखा बाहर आई। उसके पीछे काशी थी और सबसे आखिर में शागिल था। उनका रुख जंगल की तरफ था, जबकि इमरान और जूलिया मुखालिफ साइड में दीवार से चिपके हुए थे, इसलिए उनकी तवज्जो उधर न गई थी। ये सब क्या हो रहा है? ये फायरिंग आखिर क्यों हुई है? रेखा ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसलिए मिस रेखा कि पाकिस्तान एजेंटों को खत्म किया जा सके, इमरान ने अचानक कहा। तो वो तीनों इस तरह झटका खाकर मुड़े जैसे उनके जिस्मों में हजारों वोल्टेज की बरकीरों दौड़ती चली गई हो। खबरदार, मेरे हाथ में मशीन गन मौजूद है और तुम तीनों को मालूम है कि जब तक तुम मामूली सी हरकत करोगे गोलियां तुम्हारे दिलों में सुराख कर चुकी होंगी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तुम इमरान, तुम यहाँ क्या क्या मतलब? वो तुम तो बेहोश थे। शागिल के मुंह से बेख्तियार रुक रुक कर अल्फाज निकले। कैप्टन शकील, जब तक ये कोई गलत हरकत ना करे तुमने फायर नहीं खोलना, इमरान ने यकलक चीख कर उन तीनों की पुश्त की तरफ देखते हुए कहा। तो वो तीनों बेख्तियार पलटे और फिर उनके चेहरों पर यकलक तारीकी से छाती चली गई, क्योंकि उन्होंने कैप्टन शकील को अपने उकब में खड़ा देख लिया था। कैप्टन शकील के हाथ में मशीन गन थी। उसी लम्हे जंगल की तरफ से एक बार फिर मशीन गनों की फायरिंग की आवाजें सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई। जूलिया, तुम पहले अंदर जाओ और अगर कोई अंदर मौजूद हो तो उसको खत्म कर दो, इमरान ने जूलिया से कहा। तो जूलिया सर हिलाती हुई तेजी से दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। हालांकि वो खाली हाथ थी, लेकिन वो एक लम्हे के लिए भी ना झिझकी थी कि अगर अंदर कोई मुसल्लह आदमी मौजूद हो तो वो खाली हाथ उसका मुकाबला कैसे करेगी। असल में ये एतमाद ही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का असल सरमाया था। इस दौरान कैप्टन शकील भी करीब आ गया था, क्योंकि दूसरी बार फायरिंग के बाद शायद वो यही समझा था कि जो 3 आदमी बाद में जंगल में गए हैं वो भी मारे जा चुके हैं। अंदर कोई मौजूद नहीं है। चंद लम्हों बाद ही जूलिया ने वापस आकर कहा, चलो तुम तीनों अंदर, लेकिन ख्याल रखना कि इस बार पूरी टीम ने तुम्हारी फौरी मौत का फैसला दिया है। तुम लोगों ने इस बार इस अंदाज में कार्रवाई की है कि उसके बाद मेरे साथी तुम्हें हलाक करने के लिए सख्त बेचैन हो रहे हैं, इसलिए कोई गलत हरकत न करना, इमरान ने कहा। तो शागिल, रेखा और काशी तीनों होंठ भींचे एक दूसरे के पीछे चलते हुए अंदर दाखिल हो गए। कैप्टन शकील, हो सकता है कि इनका कोई आदमी गलत हरकत करे, इसलिए मोहतात रहना, इमरान ने अंदर दाखिल होने से पहले कैप्टन शकील से कहा। तो कैप्टन शकील ने अज़बात में सर हिला दिया और इमरान अंदर दाखिल हो गया। लेकिन उसके साथ ही वो ये देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा कि दरवाजे की अंदरूनी तरफ खड़ी जूलिया के हाथ में एक मशीन पिस्टल मौजूद था। ये कहाँ से मिल गया, इमरान ने पूछा। अंदर एक मेज पर पड़ा था, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने अज़बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इमरान उन तीनों को लेकर एक बड़े कमरे में पहुंच गया। जूलिया साइड में खड़ी हो गई। बैठ जाओ, लेकिन अपने हाथ सामने मेज पर रख लो, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और उन तीनों ने उसके हुक्म की तामील की। उसी लम्हे बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और दूसरे लम्हे सालिया कमरे में दाखिल हुई तो उसके हाथ में भी मशीन गन थी। जूलिया, तुम इनके उकब में जाकर खड़ी हो जाओ, जबकि तुम्हारी जगह सालिया लेगी, इमरान ने कहा। तो जूलिया सर हिलाती हुई
तेजी से साइड से आगे बढ़ी और फिर शागिल, रेखा और काशी तीनों की कुर्सियों के ऊपर में जाकर खड़ी हो गई। हाँ, तो काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ शागिल साहब और पावर एजेंसी की मादाम रेखा और काशी, अब तुम तीनों बताओ कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। इमरान ने उन तीनों से मुखातिब होकर कहा, हमारी आपस की लड़ाई ने आज तुम्हें ये मौका दे दिया है कि तुम इस अंदाज में हमारे साथ बात कर रहे हो, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो तुम्हारे जी में आए करो। रेखा ने पहली बार जुबान खोलते हुए कहा, तुम्हारी तो आपस में सुलह हो चुकी है और उसके नतीजे में तुम तीनों इकट्ठे नजर आ रहे हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ वाकई सुलह हो गई है, लेकिन उस वक्त जबकि इसका कोई फायदा न रहा। रेखा ने जवाब दिया, तुम तो बेहोश थे और हमें बताया गया था कि तुम सील्ड खुफिया स्टोर में हो, फिर तुम कैसे होश में आ गए और अड्डे से बाहर भी आ गए, ये सब क्या है? क्या तुम माफूकुल फितरत कुव्वतों के हामिल हो? अचानक खामोश बैठे हुए शाकिल ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसके जहन में शायद यही बात अटकी हुई थी। मैंने अपने जहन का ऑपरेशन कराकर उसमें एक छोटी सी मशीन फिट कराई हुई है जो मुझे जल्द अज जल्द होश में ले आती है। बाकी रहा सील्ड स्टोर से बाहर आना तो ये मामूली बात है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तुम क्या चाहते हो? ठीक है, हम तुम्हें काफिरिस्तान से जाने की इजाजत दे देते हैं, तुम जाओ। क्यों रेखा? शागिल ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। और अगर मैं तुम्हें आलम अरवा जाने की इजाजत दे दूं बगैर रेखा से पूछे तो फिर? इमरान ने कहा, तुम क्या समझ रहे हो कि हम बेबस हैं? मैं चाहूं तो अभी एक लम्हे में तुम्हारा खात्मा कर सकता हूं। शागिल ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके, फिर मजबूरी है, ऐसी सूरत में तुम्हें हलाक होना पड़ेगा। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और उसके साथ ही उसके चेहरे पर सफाकी के तासुरात उभर आए। रुक जाओ, मत मारो हमें। ठीक है, तुम जीत गए, तुम वाकई जा सकते हो। मेरा वादा कि अब तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। जगत रेखा ने तेज तेज लहजे में कहा, रुकावट डालने की तुम पोजीशन में ही नहीं रही मादाम रेखा, इसलिए मुझे क्या जरूरत है कि तुम्हारा एहसान उठाऊं। तुम्हारी हलाकत के बाद हम तुम्हारे हेलीकॉप्टर पर सवार होकर साथ ही नेपाल की सरहद में दाखिल हो जाएंगे और इस बार कोई वाशु ग्रुप हमारे रास्ते की रुकावट न बन सकेगा। इमरान ने जवाब दिया, ठीक है, हम अब क्या कर सकते हैं? रेखा ने मायूसाना लहजे में कहा, सुनो, अगर तुम तीनों जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें हमारे साथ नेपाल जाना होगा। वहां पहुंचकर हम तुम्हें आजाद कर देंगे। फौरी फैसला करो, वरना मेरे लिए ज्यादा आसान यही बात है कि मैं 3 गोलियां चलाऊं और खामोशी से नेपाल पहुंच जाऊं। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, हमें मंजूर है। रेखा ने फौरन कहा, तुम क्या कहते हो शाकिल? इमरान ने शागिल से मुखातिब होकर कहा, क्या तुम वाकई हमें जिंदा छोड़ दोगे? शागिल ने कहा, हाँ, और तुम्हें मालूम है कि मैं जो कुछ कहता हूँ वैसा ही करता हूँ। इमरान ने कहा, तो ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। शागिल ने कहा, सालेहा, जाकर सफदर को बुला लाओ ताकि हम यहाँ से रवाना हो सके। इमरान ने कहा तो सालेहा सर हिलाती हुई मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद 2 हेलीकॉप्टर चमोरी बस्ती से नेपाल की सरहद की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। उनमें से एक हेलीकॉप्टर की पायलट सीट पर इमरान था, जबकि दूसरी हेलीकॉप्टर की पायलट सीट पर तनवीर था। तनवीर वाले हेलीकॉप्टर में सफदर और कैप्टन शकील भी मौजूद थे, जबकि इमरान वाले हेलीकॉप्टर में जूलिया और सालेहा सवार थी और शागिल, रेखा और काशी तीनों भी उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, लेकिन उन्हें बेहोश कर दिया गया था और वो हेलीकॉप्टर के उगबे फर्श पर पड़े हुए थे। इमरान ने चमोरी से रवाना होने से पहले ट्रांसमीटर पर कमांडर डेसी को कॉल करके उसे सारी सूरत हाल बता दी थी और कमांडर डेसी ने अपने पायलट की गद्दारी पर इमरान से इंतहाई शर्मिंदगी का इजहार किया था। उसके मुताबिक पायलट उसके बाद तवील रुखसत पर चला गया था और उसने इमरान को चमोरी से सागरी कब्जे तक का रास्ता तफसील से समझा दिया था और वादा किया था कि वो खुद भी सागरी पहुंच रहा है। और फिर तकरीबन 2 घंटे के सफर के बाद वो सागरी नामी कस्बे के करीब पहुंचे तो उन्हें दूर से ही कमांडर डेसी का हेलीकॉप्टर कस्बे की साइड में एक खुली जगह जमीन पर खड़ा नजर आ गया। इमरान ने अपना हेलीकॉप्टर कमांडर डेसी के हेलीकॉप्टर के करीब ले जाकर उतार दिया। उसके पीछे तनवीर ने भी अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया। कमांडर डेसी बजात खुद वहां मौजूद था। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ इमरान। इमरान के हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही कमांडर डेसी ने इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है डेसी, हमारे साथ ऐसा होता रहता है। बहरहाल अपने आदमियों से कहो कि हेलीकॉप्टर पर ऊपरी तरफ फर्श पर काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ शाकिल और पावर एजेंसी की चीफ मादाम रेखा और उसकी डिप्टी काशी बेहोश पड़े हुए हैं, वो उन्हें उठाकर ले आए। इमरान ने कहा तो कमांडर डेसी ने अपने आदमियों को हिदायत देना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो सब एक करीबी मकान के एक बड़े कमरे में मौजूद थे। शागिल, रेखा और काशी को भी वहीं ले आया गया था। वो तीनों बेहोश थे। इमरान के इशारे पर उन्हें एक तरफ जमीन पर लेटा दिया गया। इन्हें क्यों साथ लिए फिर रहे हो? गोली मारकर हलाक कर दो, कमांडर डेसी ने कहा। ओ नहीं डेसी, ये लोग भी अपनी ड्यूटी दे रहे थे। मुकाबले के दौरान अगर हलाक हो जाते तो दूसरी बात थी,
लेकिन इस तरह इन्हें हलाक नहीं किया जा सकता, इमरान ने कहा। लेकिन फिर इन्हें हुकूमत नेपाल के हवाले किया जाना जरूरी हो जाएगा, और ऐसी सूरत में हुकूमत को क्या बताया जाएगा? कमांडर डेसी ने उलझे हुए लहजे में कहा। तुम इस चक्कर में मत पड़ो डेसी, ये खुद ही वापस चले जाएंगे और यही तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। अलबत्ता अब तुम मुझे एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर मुहैया कर दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे हेलीकॉप्टर में इमरजेंसी डील के लिए मौजूद है, मैं ले आता हूँ, कमांडर डेसी ने कहा और वापस मुड़ गया। तुम इन्हें जिंदा रखने पर क्यों बजिद हो? और सुनो, वो फिजूल सी दलील मत देना कि इनकी जगह नए आदमी आ जाएंगे और तुम्हें उनकी नफ्सियात और मिजाज का इल्म नहीं होगा, ये वैसे भी तो मर सकते हैं। कमांडर डेसी के बाहर जाते ही जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, मुझे तो खतरा था कि सफदर ने जिस तरह और जिस अंदाज में ये बात ना मानने की धमकी दी थी, कहीं वो अपनी धमकी पर अमल करते हुए अचानक इन पर फायर न खोलते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, आप लीडर हैं, आपकी इजाजत के बगैर मैं कोई इकदाम कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मिस जूलिया की बात दुरुस्त है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कमांडर डेसी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर मौजूद था। शुक्रिया, इमरान ने उसके हाथ से ट्रांसमीटर लेते हुए कहा। मैं आपके खाने का बंदोबस्त करवाता हूँ, कमांडर डेसी ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। इन्हें होश में ले आओ ताकि इनके सामने काफिरिस्तान के सदर साहब से बात की जा सके, इमरान ने कहा। ओ, तुम काफिरिस्तान के सदर से बात करना चाहते हो? क्यों, हम पहले पाकिस्तान तो पहुंच जाए। मैं समझी थी कि तुमने चीफ से बात करने के लिए ट्रांसमीटर मंगवाया है, जूलिया ने चौंक कर कहा। चीफ को तुम्हारी परवाह ही नहीं, वरना वो लाजमन तुम्हारी खैरियत मालूम करने की कोशिश करता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिजूल बातें मत करो, हम मिशन पर काम कर रहे हैं और चीफ यकीनन हमारे बारे में हमसे ज्यादा बाखबर होगा, जूलिया ने जवाब दिया। इमरान साहब, आप शाकिल, रेखा और काशी के सामने क्या बात करना चाहते हैं? सफदर ने कहा। चलो ठीक है, किसी को शर्मिंदा करना अच्छा नहीं होता, अल्लाह ताला नाराज होता है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, शाकिल, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस कॉलिंग ओवर। इमरान ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके शाकिल की आवाज और लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा, यस, मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। मैं नेपाल से कॉल कर रहा हूँ, सदर साहब से राब्ता कराओ, पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में खुशखबरी सुनानी है, ओवर। इमरान ने शाकिल की आवाज और लहजे में कहा। ओ अच्छा, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो चीफ शाकिल, क्या पाकिस्तानी एजेंट इमरान और उसके साथी हलाक हो गए हैं, ओवर। चंद लम्हों बाद अचानक ट्रांसमीटर से काफिरिस्तान के सदर की पुरजोश आवाज सुनाई दी। काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ शाकिल, पावर एजेंसी की चीफ मादाम रेखा और उसकी डिप्टी चीफ काशी, तीनों मेरे और मेरे साथियों के सामने बेहोश पड़े हुए हैं जनाब, सदर साहब। आप अगर मेरी आवाज पहचान गए हो तो ठीक, वरना मैं अपना तारुफ करा दूं कि मेरा नाम अली इमरान है और मैं चाहता तो काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ शाकिल और पावर एजेंसी की रेखा और काशी, तीनों की लाशें आप तक पहुंच जाती। लेकिन मैंने इन्हें इसलिए हलाक नहीं किया कि मैं बेबस अफराद को हलाक नहीं किया करता। और ये भी सुन ले कि मैं वाकई नेपाल से बोल रहा हूँ और शाकिल, रेखा और काशी भी इस वक्त नेपाल में मौजूद हैं। इनके हेलीकॉप्टरों पर सवार होकर हम यहाँ पहुंचे हैं, ओवर। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। तुमने इन सब पर बैक वक्त कैसे काबू पा लिया? क्या मतलब, क्या तुम इंसान नहीं हो, ओवर? सदर साहब का लहजा बता रहा था कि उन्हें इमरान की बात सुनकर शदीद धचका पहुंचा है। आपने देखा होगा कि एक चरवाहा सैकड़ों भेड़ों को कंट्रोल कर लेता है, इसलिए कि वो भेड़ें होती हैं, मासूम और सादा भेड़ें। बहरहाल, मैंने आपको कॉल इसलिए किया है कि आपको मालूम हो सके कि जो लोग हद पर होते हैं उनकी मदद अल्लाह ताला करता है, और जिनकी मदद अल्लाह ताला करता है उनके मुकाबिल तमाम शैतानी दावे धरे के धरे रह जाते हैं। मैं इन तीनों को जिंदा वापस भिजवा रहा हूँ ताकि बाकी तफसील आप खुद इनकी ज़बानी सुन सके। गुड बाय, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान साहब, आपकी इस कॉल का क्या मकसद था? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने तुम्हारी बात की लाज रखी है। इस कॉल के बाद इन तीनों का मुस्तकबिल यकीनन वही होगा जो तुम खुद अपने हाथों करना चाहते थे, इमरान ने कहा तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। ओ, मैं समझ गया, अब यकीनन इनका कोर्ट मार्शल होगा, सफदर ने कहा। हाँ, और ऐसा होना भी चाहिए, आखिर ये दोनों चीफ हैं, इनका क्रियाक्रम इनके शायाने शान होना चाहिए, इमरान ने जवाब दिया तो सब बेख्तियार हंस पड़े। उसी लम्हे कमांडर डेसी अंदर आया और उसने खाना लग जाने की इत्तला दी। डेसी, अब तुमने इन तीनों को इसी बेहोशी के आलम में इनके हेलीकॉप्टरों में डालकर इन्हें हेलीकॉप्टरों समेत काफिरिस्तान की सरहद के अंदर पहुंचा देना है। ये होश में आकर खुद ही वापस चले जाएंगे, इमरान ने उठते हुए कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा, कमांडर डेसी ने जवाब दिया
तो इमरान ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। इन्हें उस वक्त काफिरिस्तान पहुंचाया जाए जब हम सालान से चार्टर तैयारी के जरिए पाकिस्तान पहुंच जाए। जूलिया ने कहा, अरे नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं, अब इतनी जल्दी ये पहले की तरह साजिश नहीं कर सकते। इमरान ने कहा, जनाब, अब आपको जीपों पर सालान जाने की जरूरत नहीं। मैंने आला हुकाम से बाकायदा इजाजत ले ली है और एयरपोर्ट पर मेरे आदमियों ने पाकिस्तान के लिए तैयारा चार्टर करा लिया है। आप अब यहाँ से हेलीकॉप्टर पर सालांग एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से तैयारा आपको पाकिस्तान ले जाएगा। सब इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं, कमांडर डेसी ने कहा तो सबके चेहरों पर यकलक इत्मीनान के तासुरात उभर आए। खत्म शुद्ध।